हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने प्रीवियस क्लास में 4.4 और 4.5 को डिस्कस किया था, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें मसला था स्पेलिंग सेट, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं उसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पर उन स्टूडेंट्स को समझाना चाहता हूँ जिनको उस लेक्चर में मसला था। तो आपने उसको लाजमी देखना है, उसकी डेफिनेशंस या बुक की डेफिनेशन या इससे पहले जो एग्जांपल्स है ना, तो उसको उसी कनेक्शन में मैं अभी ये थोड़ी सी क्लिप बना रहा हूँ जो कि ब्रीफली एग्जांपल्स के थ्रू उन तमाम चीज़ों को ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट सेट की बात करूँगा, उसके बाद स्पेलिंग सेट और बेसिस वगैरह तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्लियर। लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेट से पहले आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को देखना पड़ेगा, वेक्टर्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आप लोगों को इस वर्ड से क्लियर होगा डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट ये वही सेम इसका मतलब है जो आप लोग डेली लाइफ में या फिर कैलकुलस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया होगा। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर दूसरे की स्केलर मल्टीप्लाई में अगर हम लिख लेते हैं तो वो दो वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिलहाल R2 की बात करूं, इजी हो जाना है इससे। ठीक है, लेट सपोज V1 वेक्टर जो है वो है 1,2 और V2 जो है वो है फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 to the 4। तो इसका मतलब V1 is written as 2 times V2। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा कि या V1 is written as the scalar number multiply V2, so it means V1 totally depend on V2, so it means both are dependent with each other। या फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि V2 is written as 1/2 V1। ठीक है, तो V2 V1 के साथ डिपेंड कर रहा है, V1 V2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हेंस बोथ आर डिपेंडेंट वेक्टर्स विथ ईच अदर। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं वेक्टर्स लेता हूँ फॉर एग्जांपल, चलिए V1 को मैं वही सेम रखता हूँ, V1 1,2, मगर अब मैं V2 को चेंज कर रहा हूँ, मैं लेता हूँ 3,4। नाउ यू कैन सी दैट के V1 is V1 cannot be written as C times V2, यानी कि आपको कोई भी स्केलर नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो लेट सपोज मैं 1,2 को रखता हूँ, 1,2 इज इक्वल टू C टाइम्स फॉर एग्जांपल 3,4। तो यहाँ से आप लोग देखें पहला कंपोनेंट अगर मैं बराबर करूँ 1 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3C, सो यहाँ से तो आपको C की वैल्यू मिलेगी 1/3। मगर जब आप सेकंड कंपोनेंट की बात करें 2 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4C, तो यहाँ से C की वैल्यू जो है ना वो मिल जानी है 1/2। तो यू कैन सी दैट कि पहले कंपोनेंट से अलग C आ रही है, दूसरे कंपोनेंट से अलग C आ रही है, hence we cannot determine a unique C that can written V1 as C times V2। So this is in fact counter example। जिस तरह यहाँ पर आप लोग देखें कि C की वैल्यू हमें इजीली मिल जा रही थी, दोनों कंपोनेंट से C की वैल्यू दोनों सेम आ रही है 2, तो इसका मतलब V2 is written as the linear combination और V1 is written as the linear combination of V2। तो ये दो वेक्टर डिपेंडेंट है, मैं लिख लेता हूँ where V1 and V2 are linearly dependent vectors। मगर यहाँ पर ये जो V1 है V1 V2
आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है। या अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह डेफिनेशन में आपने डिस्कस किया था, अगर मैं इसको S2 को 2 times V2 को इस तरफ ले आऊँ, सो दिस सिस्टम कैन आल्सो बी रिटन एज V1 minus 2 times V2 equal to 0। 0 मीन्स नल वेक्टर यहाँ। ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप इसको सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो होमोजीनियस सिस्टम आपको मिल जाना है। इस सिस्टम को देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका -2 है, जो कि नॉन ट्रिवियल है। ठीक है। या इन जनरल अगर हम बात करें तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल 0 है, तो C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू -2 है। तो इस होमोजीनियस इक्वेशन को आप लोग देखें कि इसकी अननोन वैल्यूज का क्या आ रही है। अगर इसकी अननोन वैल्यू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि सारे जीरो नहीं है, तो उसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट कहलाएंगे। यहाँ पर C1 की वैल्यू जो है ना वो 1 है, C2 की वैल्यू -2 है। मगर इस केस में आप लोग देखें अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, लेट सपोज C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू 0 है, और इस होमोजीनियस इक्वेशन को अगर मैं सिस्टम में कन्वर्ट करूँ, सो दिस सिस्टम आल्सो कैन बी रिटन एज V1 हमारा 1 2 और V2 3 4 टाइम्स C1 C2 इक्वल टू। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में होगा A C इक्वल टू O है। अच्छा, इस सिस्टम को देखें क्या कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और A को देखना पड़ेगा इज A इज इनवर्टिबल और नॉट। तो ये 2/2 है, तो इजीली इसके डिटरमिनेंट से आपको पता चलना है। 4 - 6 -2 नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ रहा है, तो इसका मतलब C कैन बी रिटन एज A इनवर्स टाइम्स 0, और 0 मल्टीप्लाई एनी, 0 का मतलब नल वेक्टर मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विल बिकम 0 matrix, so C will become 0. It means C1 is 0 and C2 equals 0. This solution is known as trivial solution. सारे 0 है। होमोजीनियस इक्वेशन में आप लोग देखें नो सॉल्यूशन केस तो होता नहीं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर इसको हम कहते हैं नो ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जो डेफिनेशन आप लोगों ने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात की थी, उसमें इस होमोजीनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। इन जनरल अगर मैं बात करूं, C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू लेट्स सपोज C के V के इक्वल टू 0 है, वेयर दिस V's आर वेक्टर्स एंड C1 C2 अप टू C के आर रियल नंबर। ठीक है, स्केलर नंबर्स हैं। तो इस होमोजीनियस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, अननोन जो कोफिशिएंट्स हैं इसके, जो C की वैल्यूज हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये सारे वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। अगर तमाम की तमाम वैल्यू C1 C2 अप टू C के 0 0 आ रही है, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, तो आप लोगों ने अज्यूम करना है कि ये तमाम वेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर इस होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आता है, तो फिर आपने समझ जाना है कि ये सारे वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट है। तो अब हम सेट की बात करेंगे। इंडिपेंडेंट सेट और डिपेंडेंट सेट क्या होता है। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें अगर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो तो उस सेट को इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे वेक्टर डिपेंडेंट है, तो उसको डिपेंडेंट सेट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेट फॉर्म में बनाऊं, लेट सपोज S1 हमारे पास है 1, 2 और क्या था 2, 4। तो नाउ दिस सेट S1 इज नोन एज डिपेंडेंट सेट। वाइल अगर मैं इस सेट को नाम ये दो वेक्टर को अगर मैं सेट में लिखूं 1, 2, 3, 4,
तो इस सेट को अब मैं नाम दूंगा इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट। इसको ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। स्पेनिंग सेट को जब हम डिस्कस करेंगे तो इन्हीं को हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट्स। ठीक है, तो नाउ स्पेनिंग सेट स्पेनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस को हमने डिस्कस किया था। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि वो स्पेनिंग सेट होता क्या। ठीक है, मैं एक सेट ले रहा हूं। अच्छा, स्पेनिंग सेट है वेक्टर स्पेस का। सबसे पहले मैं वेक्टर स्पेस बी ले रहा हूं। इजी हो जाने अगर अगेन हम उसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके आए R2 से 2 डायमेंशनल प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन है जो कि वेक्टर स्पेस है R2। ठीक है, इसके लिए कोई एक सेट होगा जिसको हम स्पेनिंग सेट का नाम देंगे। ठीक है, तो लेट सपोज एक सेट है जिसके अंदर अगेन दो वेक्टर्स पड़े हैं, 1, 2 एक वेक्टर है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ V1, और 3, 4 दूसरा वेक्टर है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ V2। ज्योमेट्रिकली आप लोग देखें कि लेट सपोज ये V1 है, अगर 1, 2, तो लेट सपोज ये हो जाए 3, 4। तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, आप लोगों ने अभी देखा। तो ये सेट भी इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, मगर इसको हम स्पेनिंग सेट क्यों कहते हैं? तो अब रिकॉल करें इसकी डेफिनेशन। स्पेनिंग सेट हमने कहा था ऐसा सेट है किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए कि वेक्टर स्पेस पे जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर उन तमाम वेक्टर्स को इस सेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम लिख लेते हैं तो फिर हम उस सेट को, उस वेक्टर स्पेस का स्पेनिंग सेट कहेंगे। मतलब किस तरह आप लोग देखें कि इस प्लेन में R2 में इन्फिनाइट वेक्टर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर रहा, ये वेक्टर रहा, ये तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए मैं वेक्टर लेता हूँ V3 फॉर एग्जांपल 5, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस V3 को मैं इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं क्या होता है तो वो क्लियर कर लें इस एग्जांपल में। अभी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैं मतलब ये चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या V3 is written as C1 times V1 plus C2 times V2 where V's are vectors but C1 C2 are real number। ठीक है, वेक्टर्स अज्यूम करें कि ये सारे वेक्टर्स हैं, इसके ऊपर बार या बोल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, मगर आप लोगों ने इसको ना एज अ वेक्टर अज्यूम करना है। अच्छा, अब अगर आपको कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर तलाश कर लेते हैं जिसमें इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद सेम आपको V3 मिले, तो उसका मतलब V3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2। ठीक है, तो ये इजी है, मैंने मतलब खुद चूज किया। मैंने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई करके ना इसको ऐड किया। 2 1 2 + 3 5 2 to the 4 + 4 8। so you can check V3 can be written as 2 times V1 plus V2। So now it is known as V3 now is written as the linear combination of V1 V2। ठीक है, वही सेम पुराना कॉन्सेप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो C1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, C2 की वैल्यू 1 है। सो V3 is now written as the linear combination। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैं V4 ले रहा हूँ, 4, फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, सो यू कैन चेक V4 कैन बी रिटन एज V1 plus V2। C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1। So again V4 is also written as linear combination of V1 V2।
मगर ये तो आपको पता है कि दो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो गए। इन जनरल हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हो सकता है कोई काउंटर एग्जांपल हो जाए और ऐसा वेक्टर हो जिसको हम इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिख सकें, तो फिर ये स्पेनिंग सेट नहीं होगा ना। स्पेनिंग सेट उस वक्त होगा जब जिस तरह हमने दो के लिए चेक किया वैसे ही तमाम के तमाम वेक्टर्स के लिए ना ये कंडीशन फुलफिल हो के उस तमाम के तमाम वेक्टर्स को ना इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। तो मैं जनरल वेक्टर लेता हूँ, लेट सपोज यू में लेता हूँ एक वेक्टर जिसके कंपोनेंट हैं u1 कामा u2। तो इसको चेक करेंगे कि क्या दिस u कैन बी रिटन एज c1 टाइम्स v1 प्लस c2 टाइम्स v2। दिस क्वेश्चन मार्क। If yes, then this set can be known as the spanning set of R2. If no, then this set is not a spanning set for R2. क्लियर? तो किस तरह चेक करेंगे? अगर इजी हो जाना, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगेन वंस अगेन लिखूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जिस तरह से पहले हमने किया था, और ये होगा C1 C2 और ये हो जाना है U1 U2. Is it clear up there? So this is same as A C equal to U, or you can clear C A is invertible, non-singular. So C can be written as A inverse times U. इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी जनरल वेक्टर U ले आए R2 में से, उसको जस्ट A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वेट या ये C1 C2 की वैल्यू ना इजीली मिल जाएगी। यानी कि कोई भी वेक्टर हो R2 से उसको आप इस फॉर्म में, अब मैं क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ क्योंकि नाउ दिस इक्वेशन विल गारंटी अस कि वी कैन इजीली फाइंड C1 C2, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2। सो इसको हम लिख सकते हैं इन जनरल। हेंस दिस इक्वेशन विल टेल यू कि why, because we can write any vector as the linear combination of vector of this set. So that's why this set S is known as spanning set of R2 or spanning set of this vector space R। ठीक है, तो ये स्पेनिंग सेट की कहानी है। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा। मगर इससे पहले मैं और क्लियर कर लूँ, मैं काउंटर एग्जाम्पल उठा रहा हूँ कि ऐसा सेट जो R2 के लिए स्पेनिंग सेट, हाँ ठीक है। तो अगेन मैंने अभी इंडिपेंडेंट वेक्टर उठाए थे, अब मैं डिपेंडेंट वेक्टर उठा रहा हूँ। V1 को वही सेम रखता हूँ मगर V2 को अब मैं चेंज कर रहा हूँ। V2 उठा रहा हूँ मैं 2 4, अगेन मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तमाम आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसलिए से ताकि आप लोगों को ना इजीली समझ आ जाए। इसके अलावा R3 R4 के एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में होंगे, आप लोग देखें। मगर आप लोग जैसे यहाँ से ना आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि स्पेनिंग सेट होता क्या, ठीक है। ओके, इज दिस सेट इज स्पेनिंग सेट फॉर R2। अगेन हमें इस वेक्टर के लिए ना ये वाली इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये 1 2 है तो ये हो जाना है 2 4। इसको चेक करें। अब आप लोग देखें इसका डिटर्मिनेंट 4 - 4 0 आ रहा है, तो हम इसको ना इस तरह नहीं लिख सके, ठीक है, क्योंकि ए इज नॉट इन्वर्टेबल। तो क्या करेंगे, आपके पास सिस्टम को सॉल्व करने के मैट्रिक्स से अलावा, मतलब इनवर्स के अलावा बहुत सारे मेथड से रिड्यूस रेडिकुलर फॉर्म करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं, ये हो जाएगा 1 2 2 4 U1 U2, और इसको जीरो करना है, ठीक है। किस तरह जीरो करें? फॉर एग्जांपल आप -2 को रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस करें रो 2 के, ठीक है, और इसको न्यू रो 2 का नाम दें, ठीक है। तो ये क्या होना है, पहली रो तो सेम बनेगी 1 2 U1, मगर दूसरी रो -2 + 2 0 -4 + 2 0 -2 टाइम्स U1 + U2, तो ये हो जाना है U2 - 2 टाइम्स U1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो 0 हो रही है, मगर
ये लाजमी ज़ीरो हो, कोई भी नंबर आ सकता है ना ज़ीरो, तो उस वक्त ये नो सॉल्यूशन आ जाना है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स जो है ना वो इस तमाम R2 के वेक्टर्स को ना इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाते, हेंस दिस सेट इज नॉट स्पिन सेट ऑफ R2। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 4 की बात करूं तो आप 3 4 को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 3 2 टाइम्स 3 6 माइनस 4, यहाँ पर 9 -2 आएगा, आपको बताया 0 के नॉट इक्वल टू -2, हेंस यू विल गेट नो सॉल्यूशन। मगर एक और चीज़ है, क्या होगा अगर ये चीज़ 0 हो तो व्हाट इफ u2 माइनस 2 टाइम्स u1 इज इक्वल टू 0, तो फिर तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए हम उसको देखेंगे कि ये दो वेक्टर जो है ना किस चीज़ को स्पेन कर रहे हैं, सेट ऑफ स्पेन, उसको देखें। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि दिस सेट इज नॉट स्पेनिंग सेट ऑफ R2, वाई बिकॉज वी हैव सो मेनी काउंटर एग्जांपल्स, they cannot written as a linear combination of V1 V2, जिस तरह V3 का 4 की मैंने बात की। ठीक है, तो आप लोग देखें कि ये लाजमी नहीं ज़ीरो, यहाँ पर अगर ज़ीरो ना हो तो उसको हम इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, मगर अच्छा ये पूरे R2 को तो स्पेन नहीं कर रहा, मगर पर्टिकुलर वेक्टर्स को स्पेन कर रहा है। अब हम उसी की बात करें कि अगर कंप्लीट R2 हो तो चलो स्पेन नहीं कर रहा, मतलब जनरेट नहीं कर रहा, तो किस चीज़ को वो जनरेट कर रहा है, किन वेक्टर्स को ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा है, तो उसी की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलें इसको मिटा रहा हूँ। तो ये जनरेट करेगा u when u2 माइनस 2 टाइम्स u1 इक्वल 0। अगर ये चीज़ 0 हो तो 0 इक्वल 0, सो मेनी सॉल्यूशन आ जाना है, या फिर u2 इज रिटन एज 2 टाइम्स u1। ठीक है, तो अगर इन दोनों के कंपोनेंट में ये वाली रिलेशन है तो फिर वो वेक्टर्स जो है ना उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाना है। u2 इक्वल टू 2 टाइम्स u2 का मतलब ये होगा कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो डबल हो पहले से, यानी कि जिस तरह 2 का 4, या अगर मैं u1 3 ले रहा हूँ तो u2 क्या होना है 2 टाइम्स 3 6। ठीक है, ये दोनों इस वेक्टर्स को ना जनरेट करेंगे, स्पेंड करेंगे, मतलब इस वेक्टर को आप इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आप लोग देखें v1 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स सपोज मैं 3, 6 को ना इस तरह लिख सकता हूँ ना, 3 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ लेट्स सपोज 4, 8, so this 4, 8 can also be written as 4 times v1 plus 0 times v2, 4 1 the 4 4 to that। तो कंडीशन ये है कि ये इन तमाम वेक्टर्स को ना स्पेन कर रहा है। या फिर मैं अगर लिखता हूँ 5, 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस 5 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको ज्योमेट्रिकली देखें कि क्या होता है। इसी तरह बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, मगर ज्योमेट्रिकली लेट सपोज 1, 2 अगर आपके पास ये वेक्टर है 1, 2, रिकॉल करें इससे पहले इंडिपेंडेंट था तो वो वेक्टर यहाँ पर था, मगर अब डिपेंडेंट है तो ज्योमेट्रिकली डिपेंडेंट 2, 4, क्योंकि ये 2, 4 2 टाइम्स v1 है तो इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में जैसे इसकी डायरेक्शन होगी डबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा v2। ठीक है, मतलब 2, 4। अच्छा, अब इसका मतलब ये सेट क्या स्पेन कर रहा है, इसका इस प्लेन पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तमाम वेक्टर्स को ये जनरेट नहीं कर रहा, मगर हर वो वेक्टर जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब या नेगेटिव की बात करो,
यहाँ पर लेट सपोज 3,6 आएगा, 4,8 आएगा, या इनफैक्ट -1,-2 होगा, ठीक है, या इसी लाइन पे -2, -4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर वो वेक्टर जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है उसको ये सेट स्पेन कर रहा है, बाकी अगर कोई लेट सपोज वेक्टर यहाँ पर है तो इसको ये स्पेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन जो आपने देखी थी स्पेन ऑफ अ सेट, के सेट क्या चीज स्पेन कर रहा है। एक तो स्पेनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस है, तो क्लियरली दिस सेट एस इज नॉट अ स्पेनिंग सेट ऑफ होल R2। Why? Because we cannot write all vector as a linear combination of these two vectors। अब क्वेश्चन दूसरा है कि चलो ये R2 के लिए तो स्पेनिंग सेट नहीं है, मगर क्या चीज स्पेन कर रहा है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं स्पेन ऑफ अ सेट, स्पेन ऑफ सेट एस, ठीक है। वो एक सेट है जिसमें ये वाली कंडीशन है U2, 2 टाइम्स U1, सॉरी U1 को मैं पहले लिख रहा हूँ, U2 को बाद में लिख रहा हूँ। अगर U1 है आपके पास कोई कंपोनेंट, तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसका डबल होगा, ठीक है। वेयर U1 इज रियल नंबर, कोई रियल आर, या फिर उसको आप इस तरह भी लिखते हैं, लेट सपोज A, 2 है, A इज एनी रियल नंबर, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्पेन ऑफ दिस सेट 1, 2, 2, 4 इक्वल, क्या चीज स्पेन कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ, तो ये हो जाए ना y = 2x, ये इक्वेशन है जिसको ये, तो लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर इन तमाम का मतलब ये है कि ये जो सेट है वो पूरे प्लेन के लिए स्पेनिंग सेट नहीं है, मगर ये इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स आएंगे ना वो उसके लिए स्पेनिंग सेट है। तो स्पेन ऑफ द सेट को हम इस तरह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर मैं इसके अलावा एग्जांपल कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये S1 है, S2 एक सेट में लिख रहा हूं जिसमें जस्ट एक वेक्टर ले रहा हूं 1, 2। ये सेट जिसमें एक ही वेक्टर है V1, वो भी ये सेम चीज स्पेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो V2 है वो कोई दूसरा वेक्टर नहीं, इसी का डिपेंडेंट है, यानी कि इसी की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। या फिर अगर मैं S3 लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ 1, 2, 2, 4, 3, 6। अगेन इसमें हालांकि 3 वेक्टर्स हैं, मगर उसके बावजूद भी these 3 सेट के नॉट बी स्पेनिंग सेट फॉर R2। और ये तीनों जो सेट्स हैं वो ये सेम चीज स्पेन करेंगे। आप लोग देखें कि ये V3 भी अगेन इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर कोई नई चीज नहीं बन रही। हाँ, अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, ठीक है, तो फिर तो वो R2 को प्लेन करेगा, यानी कि जनरेट करेगा। मगर मैंने क्या किया, इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ऑल 3 आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये तीनों डिपेंडेंट सेट हैं जो कि एक लाइन को स्पेन कर रहे हैं। या इसी तरह आप इसको एक्सटेंड भी करें, मैं अगर R4 में 1, 2, 2, 4, 3, 6 या 4, 8 भी लिख लेता हूँ, तो इवन देन ये तमाम एक ही लाइन को स्पेन करेंगे। तो ये स्पेनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस का काउंट फॉर एग्जांपल, ठीक है।
अच्छा, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। डिपेंडेंट सेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, स्पेनिंग सेट ऑफ वेक्टर क्या होता है, और स्पेन ऑफ दिस सेट क्या होता है, कि सेट जो है ना वो क्या चीज़ स्पेन कर रहा है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, स्पेन ऑफ दिस सेट इज नथिंग दैट इज c टाइम्स v1 प्लस c2 टाइम्स v2, where v1 is 1, 2, v2 is 2, तो इसको हम स्पेन ऑफ द सेट कहते हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिए, इससे रिलेटेड फर्दर एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिस और डायमेंशन को रिपीट करके हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिस क्या होता है इसी की मैं बात करता हूँ। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अगेन इजी हो जाना है, मैं वेक्टर स्पेस को आसान R2 ले रहा हूँ, ठीक है। R2 के लिए बेसिस क्या है, ऐसा सेट जिसके लिए दो कंडीशन हो तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस का बेस कहेंगे। एक तो ये होगा कि वो सेट एस जो है, सेट एस की मैं बात कर रहा हूँ, एस स्पेन होल वेक्टर स्पेस V2, होल वेक्टर स्पेस जो भी है R2 R3 R4, और दूसरा सेट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि एस शुड लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिकॉल करें, सेट के इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होगा कि सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट, वो आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी एक अगर डिपेंडेंट होगा किसी और दूसरे के साथ, तो वो कंप्लीट सेट फिर डिपेंडेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट में ये दो कंडीशन आ जाती हैं तो वो सेट उस वेक्टर स्पेस V के लिए बेसिस कहलाएगा। सब स्टैंडर्ड बेसिस हैं आपके पास, B एक सेट है, इस सेट लिया अभी कोई भी नाम चले, मैं इस सेट बात कर रहा हूँ, इस सेट है जिसमें एक एलिमेंट एक वेक्टर पड़ा है 1 0, दूसरा पड़ा है 0 1, इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं। इसको मैं I का नाम दे रहा हूँ, इसको J का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड इस तरह से एक भी लिखते हैं, ठीक है। आप लोग देखें इसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये है कि क्या हम तमाम वेक्टर्स को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। अगर लिख लेते हैं तो उसका मतलब दिस सेट इज स्पेन होल R2, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर है U इन जनरल जिसके कंपोनेंट है A, B, सो दिस U कैन आल्सो बी रिटन एज A टाइम्स I प्लस B टाइम्स दिस J, ये सर। तो कोई भी वेक्टर हो, उसका पहला कंपोनेंट I के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरा कंपोनेंट इस J के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको वही सेम वेक्टर मिलेगा। यानी कि इसमें ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि आप लोग किसी भी वेक्टर को उठाओ R2 से, तो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में वो वेक्टर इजीली लिख सकते हैं उसको। दूसरा क्या इंडिपेंडेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि I cannot be written as C times J, या फिर आप लोग इसको इस तरह लें C1 टाइम्स I प्लस C2 टाइम्स J, और ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से आप लोग इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू 0 0 मिलेगी, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है। हेंस ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब दिस सेट इज नोन एज बेसिस फॉर R2, ठीक है।
अच्छा, इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था स्पेनिंग सेट का, वो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है 1,2,3,4। तो आप लोग इसी तरह बेशुमार बेसिस R2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। ये यूनिक सेट नहीं है, इसके अलावा भी है। अगर ये स्टैंडर्ड है 1001, ठीक है। स्टैंडर्ड इसलिए ऐसे क्योंकि अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो आय ये रहा 1,0 एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और ये वाई जो है वो है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट मिलकर पूरे R2 को जनरेट करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड बेसिस और नॉन स्टैंडर्ड बेसिस की बात की। अब हम काउंटर एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा, ठीक है, कि ऐसा सेट जो बेसिस ना हो R2 के लिए, ठीक है। अच्छा, चलिए उसी एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। S2 में सेट ले रहा हूँ 1,2, 3,4। अच्छा, now this S2 is also a basis for R2. Why? Because both are independent. Means this set is independent and this set can span whole R2. अभी हमने बात की थी, मगर इसकी साथ में तीसरा कोई भी वेक्टर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल -1, 10, ठीक है। नाउ दिस S2 is not basis for R2. Why? अच्छा, इसमें आप लोग देखें पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये सेट जो है ना कंप्लीट R2 को स्पेन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये मिलकर तमाम वेक्टर्स को ना इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका वेट अगर मैं 0 भी कर लूँ तो आपके पास ये दो मिलकर R2 कंप्लीट मिल जाएगा। मगर इसमें सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही कि ये सेट जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वाई दिस सेट इज नॉट इंडिपेंडेंट? वाई? बिकॉज I can write this vector v3 is the linear combination of these two vectors, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि 1,2, 3,4 ये मिलकर कंप्लीट R2 को स्पेन कर रहे हैं, तो उसमें ये -1, 10 दिया जाता है। तो -1, 10 को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में क्योंकि हम लिख लेते हैं, तो इसका मतलब दिस S2 इज, या अब क्योंकि इसको इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हम किसी को भी दो की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो दिस सेट S is not independent, this S2 is dependent. So इस वजह से इसमें सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये S2 बेसिस नहीं R2, यानी कि बेसिस का काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। या अगर मैं इस तरह लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1,2 की जैसे बात करो, 1,2 क्योंकि एक ही वेक्टर है, तो इस वजह से दूसरा इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आ जाता। तो नाउ S2 इज अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दूसरी कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, मगर पहली नहीं है। एक वेक्टर मिलकर एक लाइन तो स्पेन करेगा, मगर कंप्लीट R2 को स्पेन नहीं कर रहा। तो अगेन दिस S2 इज नॉट अ बेसिस फॉर R2, ठीक है। अच्छा, अगर R3 के स्टैंडर्ड बेसिस की मैं बात करूं तो लेट्स सपोज I है एक वेक्टर 1,0,0, या सेट को मैं नाम दे रहा हूं, और दूसरा 0,1,0, 0,0,1, और इसको हम नाम देते हैं समटाइम I J के यूनिट वेक्टर से, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। मगर लेट सपोज कोई वेक्टर u है जिसके कंपोनेंट है u1, u2, u3। सो नाउ u3 u can be written as u1, vector I plus u2 times vector.
So as u can be written as u1 times vector I plus u2 times vector j plus u3 times vector k. तो R3 में कोई भी वेक्टर हो उसको आप इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और तीनों ये इंडिपेंडेंट हैं एंड दिस एस इज नोन एज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ठीक है, तो ब्रीफली हम अब आखिरी टॉपिक को कवर करते हैं जो कि डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, बेसिस के अगेंस्ट आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और इस काउंटर एग्जांपल्स आपको मिल जाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने जरूर उसको देखना है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा, ब्रीफली हम क्या करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस V is just nothing but number of vectors in the basis। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर स्पेस होगा, उसके बेसिस के अंदर आप लोगों ने वेक्टर्स या उस सेट के अंदर एलिमेंट को काउंट करेंगे। जो उसका तादाद होगा वो उसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम R2 की बात करेंगे तो ये एस R2 के लिए बेसिस है। ठीक है, अब इस एस के अंदर आप लोग काउंट करें हाउ मेनी वेक्टर्स और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट, सो दैट नंबर विल बी नोन एज द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V। तो डायमेंशन ऑफ R2 की बात करेंगे तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसका मतलब R2 की डायमेंशन 2 है। जब हम R3 की बात करेंगे तो वाई बिकॉज़ दिस सेट एस इज द बेसिस फॉर R3, सो हम